हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जंगीर। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये जो असामान्य मोलर द्रव्यमान है इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मोलर द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी कह सकते हैं। अब देखो शुरू में वर्ड आया है असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान जो है वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। तो मोलर द्रव्यमान का वह मान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त हो, वह मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त हो, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब देखो यदि हम किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं क्या हो सकता है? पहला है विलेय के अणुओं का संगुणन, चलो वियोजन कर लेते हैं, वियोजन या आयनन हो जाए। यदि विलेय के अणुओं को विलायक में घोलने पर विलेय के अणुओं का वियोजन हो जाए तो क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ जाएगी। विलेय के जो कण हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या होगा? कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो NaCl। NaCl को जैसे ही पानी में घोलेंगे ये दो आयन में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। तो पहले तो एक था, बाद में कितने हो गए? दो। ऐसे ही CaCl2, इसको पानी में घोलेंगे तो एक तो देगा कैल्शियम आयन और दो देगा क्लोराइड। अब कण कितने हो गए? 3। पहले एक था, बाद में कितने हो गए? 3। मान लो हम करें AlCl3, तो पहले एक था, अब एक एल्यूमिनियम हो जाएगा, 3 क्या हो जाएंगे? क्लोराइड। टोटल कण कितने हो गए? 4। या हम ले एल्यूमिनियम सल्फेट, पहले एक था लेकिन जैसे ही जल में घोला दो बन गए एल्यूमिनियम आयन और 3 बन गए सल्फेट आयन। अब कितना हो गए? 5। तो यदि विलेय के अणुओं का विलायक में घोलने पर वियोजन या आयनन हो जाए तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा, विलेय के अणुओं का संगुणन हो जाए। संगुणन का मतलब है विलेय के अणु आपस में मिल जाए तो विलेय के कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन मोलर द्रव्यमान जो है ये बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन, चलो पहले लेते हैं विलेय को, एसिटिक अम्ल को बेंजीन या एप्रोटिक विलायकों में घोलने पर, एसिटिक अम्ल को बेंजीन या एप्रोटिक विलायकों में घोलने पर एसिटिक अम्ल का अणुभार दुगुना हो जाता है। अणुभार कहें या मान लो मोलर द्रव्यमान कहते हैं,
इसी जगह मोलर द्रव्यमान भी काम ले सकता है। तो एसिटिक अम्ल को बेंजीन या दूसरे एप्रोटिक विलायकों में घोलने पर अनुभार दुगुना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल के अणु बेंजीन में घोलने पर डाइमर बना लेते हैं, द्वितीय अणु बना लेते हैं, दो अणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं। देखो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कार्बन, इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और ये मैं जोड़ दिया इससे जुड़ा हुआ CH3। ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ ये CH3, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। अब अगर हम इन पर गौर करें तो कार्बन ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेश, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कम विद्युत ऋणी हाइड्रोजन आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। ऐसे ही इस हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश क्योंकि कम विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, इसमें इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। तो ये ऋणावेशित ऑक्सीजन इस धनावेशित हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे आकर्षित होगा, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्वितीय अणु बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप एसिटिक अम्ल जो है इसका अनुभार होता है कार्बन 2, 1 और 2 कार्बन, 1 का 12 तो 2 का 24 प्लस 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, और 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, और 20 60। तो अनुभार एक अणु का तो स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि दो अणु जुड़कर हाइड्रोजन बंध द्वारा डाइमर बना लेते हैं, इसीलिए दो अणुओं का अनुभार कितना हो जाएगा? 120। तो एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर अनुभार दुगुना इसलिए हो जाता है क्योंकि एसिटिक अम्ल के अणु बेंजीन या एप्रोटिक विलायक में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्वितीय अणु बना लेते हैं, दो अणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं, इसीलिए अनुभार दुगुना हो जाता है, 60 का 120 हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली, अगर आयनन है तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर संगुणन है तो अणुओं की संख्या घट जाएगी। और अगर ना तो संगुणन हो रहा है ना वियोजन हो रहा है तो मोलर द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कणों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर ग्लूकोज को घोला जाए तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब देखो, असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए वान होप ने एक गुणांक दिया था जिसको हम बोलते हैं वान होप गुणांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। वान होप गुणांक हमारे लिए क्या हेल्पफुल है? तो इसके द्वारा असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, या असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। वान होप गुणांक क्या होता है? वान होप गुणांक होता है I बराबर होता है अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान, जो हमने प्रैक्टिकली ज्ञात किए वो कितने हैं, और डाउन साइड आएगा अणुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान। या इसकी जगह हम लिख सकते हैं वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, और डाउन साइड में आ जाएगा वियोजन या सगुणन से पहले विलय के कणों की संख्या। इसके द्वारा हम वान होप गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम वान होप गुणांक को सम्मिलित करें तो अणुसंख्यक गुणधर्म का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षित अपनोन,
इसका फॉर्मूला क्या है, P नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी इक्वल टू, ये हमने लिया था एन ए अपॉन एन बी। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, आई से गुणा, या डायरेक्ट करें तो आई गुणा एक्स ए, विलय की मॉलिक्यूल। दूसरा क्या था, क्वथनांक का उन्नयन। तो अगर इसमें वॉन्ट ऑफ गुणांक को सम्मिलित करें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आई गुणा के, बॉइलिंग है ना, के बी इंटू एफ। नंबर थर्ड, हिमान का अवनमन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एफ फ्रीजिंग इक्वल टू आई गुणा के एफ इंटू एफ। और नंबर फोर, प्रसरण दाब, इसका होता है पाई बराबर सी आर टी। तो इसमें इंक्लूड कर देंगे वांट ऑफ गुणांक। तो अगर वांट ऑफ गुणांक को सम्मिलित करें तो अनुसंघीय गुणधर्म के जो फॉर्मूले हैं उनको, उनमें हम आई को इंक्लूड करेंगे, आई उनके गुणा में चला जाएगा। अब देखो, अगर परबल विद्युत अपघट्य है, तो परबल विद्युत अपघट्य उनको कहते हैं जो पूर्णतया आयनित होते हैं। परबल विद्युत अपघट्य का वांट होप गुणांक आई जो है वो आयनों की संख्या के बराबर होगा। जैसे मान लो NaCl है, NaCl को पानी में घोलेंगे तो एक देगा Na प्लस, एक देगा Cl माइनस। CaCl2 है तो पानी में घोलने पर एक देगा कैल्शियम, दो देगा क्लोराइड। AlCl3 है तो एक देगा एल्यूमिनियम आयन, Al+3, तीन देगा क्लोराइड आयन। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट है तो इसका जब वियोजन होगा तो दो देगा एल्यूमिनियम आयन और तीन देगा सल्फेट आयन। तो यहाँ NaCl के वियोजन से दो आयन बनेंगे तो इसके वांट ऑफ गुणांक का मान 2। यहाँ बन रहे हैं एक कैल्शियम दो क्लोराइड, इसका वांट ऑफ गुणांक 3। यहाँ एक एल्यूमिनियम तीन क्लोराइड, वांट ऑफ गुणांक 4। दो एल्यूमिनियम तीन सल्फेट, वांट ऑफ गुणांक का मान 5। तो परबल विद्युत अपघट्य के वांट ऑफ गुणांक का मान उनके आयनन से प्राप्त आयनों की संख्या के बराबर होता है। अब यहाँ एक रिजल्ट आता है, यदि वांट ऑफ गुणांक का मान 1 है, या वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से अधिक है, या वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से कम है। यदि वांट ऑफ गुणांक आई का मान 1 है तो विलेय का सगुणन या वियोजन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ना तो संगुणन होगा ना ही वियोजन होगा। अगर आई का मान 1 से अधिक है तो विलेय का आयनन या वियोजन होगा। आयनन के वियोजन की एक ही बात है। अगर वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से कम है तो विलेय के अणुओं का संगुणन होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने कल वांट ऑफ गुणांक की बात। जो YouTube वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।